दोस्तों, एक बहुत ही पुरानी कहावत कही गई है, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। लेकिन यार, वक्त हमारी जिंदगी में इतना महत्वपूर्ण क्यों बन गया है? एक पल के लिए जरा सोचिए कि टाइम नाम की अगर कोई भी चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तब क्या हम इंसान एग्जिस्ट करेंगे? अब जाहिर सी बात है कि बिल्कुल करेंगे। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि टाइम नाम की चीज को सिर्फ हम ह्यूमंस ने अपनी सुविधा के लिए बना दिया है? क्या आपको नहीं लगता कि धीरे धीरे टाइम हमारे लिए जंजीरों की तरह बनता जा रहा है, जिसके इशारे पर हम नाच रहे हैं? दोस्तों, फिजिक्स की डेवलपमेंट ने यह कहा है कि हमें इस पॉसिबिलिटी को कंसीडर करना चाहिए कि शायद टाइम नॉन एग्जिस्टेंट है, यानी कि समय एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन यार, सवाल ये आता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, और अगर ऐसा है तो इसका मतलब क्या है? अब इसे समझने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बात साफ है, टाइम अगर एग्जिस्ट नहीं भी करता तो भी हमारी लाइफ ऐसे ही चलती रहेगी जैसी आज चल रही है। अब समय के रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए जानते हैं कि क्या वाकई में समय एग्जिस्ट करता है। दोस्तों, हमारा फिजिक्स एक बहुत बड़े संकट में है। पिछले 100 सालों में हमने अपने यूनिवर्स को दो बेतहाशा सक्सेसफुली फिजिकल थियरीज से एक्सप्लेन किया है, जो है जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स। अब क्वांटम मैकेनिक्स फिजिक्स के उस ब्रांच को कहते हैं जो बहुत ही क्वांटम यानी कि छोटी चीजों की फिजिक्स को एक्सप्लेन करता है। क्वांटम मैकेनिक्स पार्टिकल्स जैसे कि एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स और सभी मॉलिक्यूलर चीजों के बिहेवियर के बारे में बताता है। अब इनमें से एक भी चीज को आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आपके आसपास की जितनी भी चीजें हैं ना, वो इन्हीं सबसे मिलकर बनी है। इवन आप खुद भी इन्हीं चीजों से मिलकर बने हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स में कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक एग्जैक्ट टाइम में एक एग्जैक्ट जगह पर होता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में ऑब्जेक्ट प्रोबेबिलिटी से घिरे होते हैं। हो सकता है कि वो एक पॉइंट ए पर हो, या फिर ये भी हो सकता है कि वो एक दूसरे पॉइंट बी पर हो। अब इस बात को समझने का एक बहुत ही सिंपल तरीका ये है। सबसे पहले मैं आपके आंखों के सामने ये एप्पल रख देता हूँ। अब आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और फिर से अपनी आंखों को खोल लीजिए। तो अब आपके सामने क्या दिख रहा है? ऑफ कोर्स आप अपने सामने रखे एप्पल को देख रहे होंगे। लेकिन अगर मैं कहूं कि जब आपकी आंखें बंद थी, तब ये एप्पल अचानक गायब हो गया था और पूरी दुनिया घूम कर आ गया था, और जैसे ही आपने अपनी आंखों को खोला, ये एप्पल वापस से आ गया। तो क्या आप मुझ पर बिलीव करोगे? मुझे पता है कि आप नहीं करोगे, लेकिन वेट ए सेकेंड, आपकी आंखें तो बंद थी, तो आप ये कैसे प्रूव करेंगे कि ये सच नहीं है? सोचने में ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है ना? क्वांटम मैकेनिक्स ऐसे ही सब एटॉमिक पार्टिकल्स के फिजिक्स से डील करता है। एक बार आपने एक सब एटॉमिक पार्टिकल को एक पर्टिकुलर स्टेट में ऑब्जर्व कर लिया, उसके बाद कुछ कह नहीं सकते हैं कि अगली बार देखने पर भी वो उसी स्टेट में होगा या नहीं। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि जब आप उस पार्टिकल को ऑब्जर्व नहीं कर रहे होते हैं, तब वो हर जगह मौजूद होता है, और जैसे ही आप उसे फिर से ऑब्जर्व करने लगते हैं, वो एक पर्टिकुलर स्टेट में आ जाता है। अब एक पार्टिकल जितने भी क्वांटम स्टेट्स में बदल सकता है, वो एक फंक्शन में कोडेड होते हैं। इसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन कहते हैं, या कई बार वेव फंक्शन भी कहा जाता है। और जब आप उस पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे, तब वो उस पोजीशन पर होगा जहां वेव की एम्पलीट्यूड सबसे ज्यादा है। अब दोस्तों, इसके आगे वाली चीजें समझना बहुत ही आसान है। अगर सारी सब एटॉमिक पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, मतलब उन सभी छोटे छोटे पार्टिकल्स में एनर्जी तो होगी ही, और अगर हमारे आसपास की सभी चीजें इन सब एटॉमिक पार्टिकल से ही मिलकर बनी हैं, तो जो भी फोर्सेस ऑफ नेचर हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो इन छोटे हिस्सों में से ही आती है, और इन हिस्सों को ही क्वांटा कहा जाता है। अब दोस्तों, क्वांटम मैकेनिक्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फील्ड है, जिसे आसानी से एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है। अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि फिजिक्स की ये फील्ड छोटे वर्ल्ड के पार्टिकल्स और उनके इंटरैक्शंस के बारे में बताता है। अब अगर जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करें, तो ये एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। सर एल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी बहुत सी डिस्कवरीज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन थियरी ऑफ रिलेटिविटी उनकी सबसे ग्रेटेस्ट इन्वेंशंस है। इस थियरी ने हमारी स्पेस और टाइम की समझ को पूरी तरीके से बदल दिया था। दोस्तों, रिलेटिविटी का सिंपल मतलब यह है कि लॉज ऑफ फिजिक्स हर जगह एक जैसे हैं। अर्थ पर जिस तरह का लॉज ऑफ लाइट और ग्रेविटी हम एक्सपीरियंस करते हैं, बिल्कुल वैसी ही चीजें कोई एलियन भी एक्सपीरियंस करता है जो दूसरे प्लैनेट पर रहता है।
फिजिक्स के इस यूनिवर्सैलिटी का मतलब होता है कि इतिहास यानी कि हमारी हिस्ट्री, हमारा पास्ट स्थानीय होता है। अलग अलग दर्शक किसी भी इवेंट की टाइमिंग और स्पेसिंग को अलग तरीके से देखेंगे। हमारे लिए जो लाखों सालों का हो सकता है वो किसी हाई स्पीड रॉकेट में बैठे आदमी के लिए सिर्फ पलक झपकने के समान हो सकता है। और इन सब के सोर्स में ग्रेविटी का हाथ है। दोस्तों 10 साल के अपने कॉम्प्लेक्स मैथ्स को सॉल्व करके आइंस्टाइन ने कहा कि एक बहुत ही मैसिव ऑब्जेक्ट के पास स्पेस और टाइम का फैब्रिक चेंज हो जाता है। वो इस फैब्रिक को स्ट्रेच कर देता है और इससे चीजें पहले की तरह स्ट्रेट लाइन में चलना बंद कर देती है। अब दोस्तों क्वांटम मैकेनिक्स और जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी अपने अपने फील्ड में तो बहुत ही अच्छे से काम करते हैं, लेकिन ये दोनों ही थियरीज एक दूसरे से बिल्कुल अलग वे में टकराव करती है। हालांकि इस टकराव का एक्चुअल नेचर वैज्ञानिकों में बहुत ही कंट्रोवर्शियल है, लेकिन फिर भी वो ये बिलीव करते हैं कि इन दोनों ही थियरीज को रिप्लेस करके हमें एक दूसरी जनरल थियरी की जरूरत है। दरअसल फिजिसिस्ट एक क्वांटम ग्रेविटी की थियरी बनाना चाहते हैं जो दोनों यानी कि जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी और क्वांटम मैकेनिक्स को रिप्लेस कर देगी। इस थियरी से हम ये बता पाएंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स पर ग्रेविटी कैसे असर करती है। अब दोस्तों हम इंसानों ने बहुत सालों के एक्सपीरियंस से ये सीखा है कि कोई भी चीज इतनी आसान नहीं होती जितनी कि वो दिखाई देती है। क्वांटम ग्रेविटी की थियरी को बनाना बेहद ही मुश्किल है। अब इससे सबसे क्लोज आने वाली थियरी है लूप क्वांटम ग्रेविटी की। दोस्तों ग्रेविटी की वजह से स्पेस टाइम बेंड हो जाता है। ग्रेविटी भी एक टाइप की फोर्स है और क्वांटम मैकेनिक्स के मुताबिक सभी फोर्सेस छोटे छोटे हिस्सों या फिर ब्लॉक्स में आती है। तो क्या फिर ऐसा नहीं हो सकता कि स्पेस और टाइम के फंडामेंटल यूनिट्स भी बहुत ही छोटे छोटे स्केल पर मौजूद हो? अब इसी अप्रोच को लूप क्वांटम ग्रेविटी कहते हैं। इसमें बेसिकली हम स्पेस टाइम को क्वांटाइज यानी कि छोटा करके देखना चाह रहे हैं। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है कि स्पेस टाइम को क्वांटाइज करने का मतलब क्या है? इसका मतलब एक स्पेस टाइम की फंडामेंटल यूनिट है जो बहुत ही छोटे स्केल पर बैठी हुई है। अब दोस्तों अगर आप इस स्पेस टाइम को इनफाइनाइट टाइम्स जूम इन करेंगे तो सारी चीजें क्लियरली दिख जाएगी। अब दोस्तों अगर आप स्पेस टाइम में जूम करें तो आपको पता चलेगा कि टाइम फ्यूचर में कंटिन्यूअसली मूव नहीं कर रहा है, बल्कि वो छोटे छोटे टिक 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 मोशन में मूव कर रहा है, बिल्कुल एक क्लॉक की तरह। लूप क्वांटम ग्रेविटी की थियरी टाइम के एलिमेंट को पूरी तरह से नकार देती है और सिर्फ यही थियरी नहीं बल्कि दूसरे अप्रोचेस भी है जो टाइम को रियलिटी के फंडामेंटल चीजों से बाहर निकाल देती है। तो अब दोस्तों हमें यहाँ ये पता चलता है कि जो नए जनरल थियरी हम बना रहे हैं शायद उसमें टाइम नाम का फीचर होगा ही नहीं। अब मान लीजिए कि ये थियरी सच साबित हो जाती है तो क्या इसका मतलब ये होगा कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता? अब दोस्तों ये एक बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड सवाल है और इस चीज पर डिपेंड करता है कि हम यहाँ पर एग्जिस्ट शब्द का क्या मतलब निकाल रहे हैं। दोस्तों फिजिक्स की थियरीज में तो टेबल्स, चेयर्स और यहाँ तक कि हम इंसान भी नहीं आते, लेकिन फिर भी हमें ये पता है कि ये सभी चीजें एग्जिस्ट करती है। क्यों? क्योंकि हम मानते हैं कि ये सभी चीजें दूसरे हायर लेवल पर एग्जिस्ट करती है और फिजिक्स इससे कम लेवल की चीजों को एक्सप्लेन करता है। जैसे कि हम कहते हैं कि टेबल्स प्रकट होते हैं पार्टिकल्स के फिजिक्स से जो यूनिवर्स में घूम रहे हैं। हमें बहुत ही अच्छा आइडिया है कि एक टेबल कौन से फंडामेंटल पार्टिकल से बना होगा, लेकिन यहाँ हमें कोई आइडिया नहीं है कि टाइम कौन से फंडामेंटल चीज से बना होगा। अब इसे समझने के लिए ये सुनो, आपने हवा को नहीं देखा लेकिन आपको पता है कि हवा में गैसेस होते हैं, चाहे वो हाइड्रोजन के हो, ऑक्सीजन को या फिर नाइट्रोजन का हो। अब आपके सामने एक लोहे का टेबल पड़ा हुआ है तो आपको यहाँ पता है कि वो चीज आयरन की छोटे छोटे एटम से मिलकर बना है। इसी तरह से हर एक चीज जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, आप हो, हम हो या फिर ये हवा क्यों ना हो, ये सारी की सारी चीजें छोटे छोटे एटम से बनी है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि समय आखिर कौन से फंडामेंटल पार्टिकल से बना है? नहीं बता सकते ना, क्योंकि इस सवाल का जवाब ही हमारे पास नहीं है। तो जब तक हमें ये नहीं पता चल जाए कि टाइम पैदा कैसे होता है, हम ये नहीं कह सकते कि वो एग्जिस्ट करता है। हो सकता है कि टाइम किसी भी लेवल पर एग्जिस्ट ही ना करता हो, लेकिन बात वहीं आ जाती है कि ऐसा कहना कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता बिल्कुल ये कहने की तरह है कि टेबल्स भी एग्जिस्ट नहीं करते। इस दुनिया को बिना टाइम के मैनेज करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। हमारी पूरी जिंदगी टाइम के ऊपर डिपेंडेंट है और हम अपने पास्ट को देखकर अपने फ्यूचर के बारे में प्लान करते हैं। हम अपने आप को एजेंट्स की तरह समझ सकते हैं
हम जिस तरह से अभी एक्ट करेंगे प्रेजेंट में, वैसा ही हमें फल फ्यूचर में मिलेगा। लेकिन फ्यूचर में वो फल मिलेगा ही कैसे अगर जहाँ पर समय यानी कि फ्यूचर जैसी कोई चीज भी एग्जिस्ट ना करे। और किसी इंसान को भूतकाल में हुए उसकी गलतियों के लिए सजा ही क्यों देना जब यहाँ पास्ट जैसी भी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। अब अगर ये डिस्कवर हो गया कि टाइम एग्जिस्ट ही नहीं करता तो पूरी दुनिया पर एक ब्रेक की तरह लग जाएगा और हमारी बेड से उठने और घर से बाहर निकलने की इच्छा ही मर जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। यहाँ पर आप मुझे बताओ कि आपको क्या लगता है कि क्या समय वाकई में एग्जिस्ट करता है या फिर ये हम इंसानों द्वारा बनाया गया एक वहम मात्र है। नीचे कमेंट्स में अपने अपने जवाब जरूर लिखना। अब दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आज के इस वीडियो से आपने काफी कुछ नया सीखा होगा। अगर सीखा तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करना। अब दोस्तों जाते जाते मेरे एक सवाल का जवाब देते हुए जाना, मुझे ये बताओ कि इनमें से कौन सी चीजें हैं जिनके करीब जाने पर आप टाइम डायलेशन को एक्सपीरियंस कर पाओगे। नंबर 1 हमारा सूरज, नंबर 2 हमारी धरती, नंबर 3 ब्लैक होल या फिर नंबर 4 इनमें से सभी। अपने अपने जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप नए हो इस चैनल पर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना ताकि आप देख सको हमारे वीडियो सबसे पहले। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।